नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं रोहित पांडे, मेरे सहयोगी। चर्चा करेंगे आरएसएस और बीजेपी को लेकर। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच रोहित सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। और ये बातें हवा हवाई नहीं है। आज आंकड़ों के जरिए समझेंगे और जो पिछले कुछ दिनों से चीजें हो रही हैं उसके आधार पर जानेंगे कि क्या ठीक नहीं है और कैसे ठीक हो सकता है। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। चुनावों से थोड़ा पहले जाइए। जेपी नड्डा का एक बयान सामने आता है और उससे पहले की कहानी पुरुषोत्तम रूपाला की आप बताइएगा। नड्डा जी का बयान आता है कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। उसी के बाद से माना जा रहा है कि आरएसएस नाराज हो गई और एंड वोटिंग वाले दिन इसका असर देखने को मिला। कहा यह जाता है कि वीएचपी हो या एबीवीपी हो या फिर आरएसएस हो, इसके कार्यकर्ता रोहित जमीन पर जाकर वोटिंग वाले दिन लोगों को घर से बाहर निकाल कर लाते हैं और कहते हैं कि आप वोट कीजिए। उस दिन किसी ने कोई काम नहीं किया। इसके अलावा वो सब भी छोड़ दीजिए, अब तो नतीजे आ गए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन अब खुलकर मोहन भागवत बयान देते हैं, फिर इंद्रेश कुमार का बयान सुना, फिर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सारा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, लग तो रहा है कि ऑल इज नॉट वेल है। बिल्कुल अमृता, आप पीछे लेके गए, मैं थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा 2017। और वहां से ये सब शुरू होता है जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनना था, केंद्र यही चाह रहा था, लेकिन आरएसएस की एंट्री होती है। फिर गोरखपुर से उस वक्त के सांसद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, इसीलिए बातें दबी थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। 2 बार बहुमत मिल गया था। 14 का बहुमत था आपके पास और फिर 19 का बहुमत था, और तमाम राज्यों में आपको जीत भी मिल रही थी। 22 में फिर योगी आदित्यनाथ ने अपने चेहरे पर जीत दर्ज कर ली, तो इसीलिए केंद्र भी कुछ बोल नहीं पाया। अब की स्थिति उलट गई, आप बहुमत से दूर रह गए केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में आप आधी सीट भी नहीं जीत पाए और 80 जीतने का दावा कर रहे थे। अब केंद्र को मौका मिला योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने का। अब इसके पीछे का कारण समझिए कि लगातार जब केजरीवाल ने यह कहा कि योगी को हटा देंगे, तो कोई बड़ा नेता ये कहने नहीं आया कि नहीं, हम योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा रहे हैं। इशारों इशारों में किसी ने कुछ भी कह दिया हो कि केजरीवाल को कहाँ से बातें पता चल जाती हैं वो जाने। लेकिन आप बताइए, अमित शाह से एक इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है मोदी को लेकर, तो वो कहते हैं कि 29 में भी वही प्रधानमंत्री रहेंगे, 29 का भी चुनाव हम उन्हीं के चेहरे पर लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ के सवाल पर जवाब नहीं देते हैं। फिर इसके अलावा तमाम और नेता सामने आना चाहिए था। आपका सबसे बड़ा मुख्यमंत्री था जिसके बारे में विपक्ष इस तरीके से माहौल बना रहा था, उनको लेकर बात करनी थी। अभी हाल फिलहाल में नतीजों के बाद जब मैं यूपी गया, घर गया वापस, तो लोगों ने यही कहा कि हमारे तक तो संदेश यही था कि योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। हम उनको बचाने के लिए हमने वो वोट नहीं किया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर मजबूत करना था और हमें दिखाना था कि हम उनके साथ हैं। ये सारी बातें चल रही हैं पूर्वांचल की बात और चल रही सोचिए है। पश्चिम में भी यही चर्चा थी। और पश्चिम में यही थी, और पूर्वांचल सोचिए कैसे कोई हार सकता है, जहां से अतीक का राज खत्म हो चुका हो, जहां से मुख्तार का राज खत्म हो चुका हो। बाबा को तो सिर आंखों पर लोग बिठा रहे थे, लेकिन बस यही था कि जवाब केंद्र को देना है, योगी आदित्यनाथ को नहीं। और जो 33-34 सीटें नम्रता आई, वो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर आई। तो ये जो लड़ाई है आरएसएस की बीजेपी आला कमान से, खासकर गुजरात वाली लॉबी से, वो 2017 से चली आ रही है। अब जब सब कुछ छूट रहा है, सब कुछ खराब होता दिख रहा है, बहुमत नहीं है, तो अब आरएसएस को ही मौका, क्योंकि आरएसएस पहले ही बोलता तो सुना ना जाता, क्योंकि 303 सीटें थी, अब है आपके पास 240। अब आपको सुनना पड़ेगा। और आपने जिक्र किया कि आरएसएस के कार्यकर्ता नम्रता ना केवल उसी दिन जिस दिन वोटिंग होती है, इसके अलावा देखिए चुनाव के दौरान मोहन भागवत का प्रवास होता है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, और उस प्रवास के दौरान वो कभी साइकिल से निकलते हैं, कभी पैदल निकलते हैं। वो अक्सर ट्रेन से ही सफ़र करते हैं 90%। और वो जब ट्रेन से सफ़र करते हैं उसका इन्फ्लुएंस होता है, वो जब स्टेशन से उतरते हैं वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की रैली कर जाते हैं। मतलब सांकेतिक तौर पर आरएसएस जिस तरीके से वो सांकेतिक तौर पर अभी बयान दे रहे हैं, उसी तरीके से मोहन भागवत या जो सरसंघचालक रहते हैं वो सांकेतिक तौर पर बीजेपी को सपोर्ट करते रहते हैं। उसका फायदा हर बार इनको मिलता है। चुनाव के दिन आपने जो जिक्र किया, आरएसएस के कार्यकर्ता निकलते हैं बाकायदा, टेम्पो ट्रैक्टर जो भी है लेकर, लोगों को लेकर बूथ तक जाते हैं, उनके चाय पानी का वो रखते हैं ख्याल। फिर आप समझ ही रहे हैं वोट किधर जाना है। उसका असर ये दिखा कि अब की ना एबीपी वाले निकले, कुछ चीजों में बीजेपी का फेलियर इसे मुझे लगता है कहना चाहिए, आरएसएस की नाराजगी। बिल्कुल। और कोई नाम ले या ना ले, इंद्रेश नाम ना ले, मोहन भागवत नाम ना ले, लेकिन अगर आप अहंकारी बोल रहे हैं, अगर आप चुनावों की बात कर रहे हैं, अगर आप मर्यादा की बात, सीधे सीधा आप उनको टारगेट कर रहे हैं। आप मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं तो आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ को लेकर सॉफ्ट टारगेट है, सॉफ्ट कॉर्नर है मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, नितिन गडकरी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, नितिन गडकरी मोहन भागवत, समझ रहे, तीनों की आपस में मुलाकात। इस बीच अमित शाह से किसी की कोई मुलाकात नहीं, ना ही वो नागपुर जा रहे, जबकि महाराष्ट्र में कितना अब इस टाइम बिल्कुल खलबली मची हुई है। तो ये सारे इशारे मिल रहे हैं कि
कैसे मनाएंगे? और उधर महाराष्ट्र में तो बल्कि वीएचपी भी नाराज हो गई। वीएचपी की नाराजगी का कारण जायज है। आप एक तरफ बात करते हैं, आपके सांसद कहते हैं, आपके नेता कहते हैं कि वह बोर्ड बहुत खतरनाक है, और कर्नाटक सरकार जब 200-100 करोड़ देती है वह बोर्ड को, तो आप सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि कांग्रेस तो हमारी संपत्तियां मुस्लिमों में बांट दे रही है। फिर आप भी वही काम कर रहे हो, 10 करोड़ क्यों दे रहे हो भाई? वीएचपी को नाराजगी है इस बात की, और वीएचपी ने लेकिन नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये जो 10 करोड़ वाला प्रावधान है, ये अनुदान जाता ही है सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, हर राज्य में जाता है, यूपी भी देती है। मुद्दा ऐसे में ये उठ रहा है, ये जो आपने कहा कि एक तरफ आपके सांसद ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप ऐसा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस को तो बहाना मिल गया है, वीएचपी ने बहाना ढूंढ लिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब मौका, वो सब नम्रता क्यों हो रहा है? 240 है आपके पास, इसीलिए अब और महाराष्ट्र में प्रदर्शन हाँ, सबने देखा है। 240 है, इसीलिए सब आपकी टांग खींचने को तैयार है। अभी तक 303 था, तो आप 3 लोग केवल बैठते थे एक कमरे में, फिर किसी की नहीं सुनते थे। अब आपको सबको सुनना है। नीतीश कुमार की आज तबीयत खराब हुई, 4 फोन चला गया होगा बिहार। भाई साहब आप ठीक है ना, दिक्कत मत लीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री को भी हम बोल दे रहे हैं, आपका ख्याल रखा जाएगा। तो अब इनका वो हाल है कि अब सबकी सुननी है। अब वीएचपी ठीक है, हर राज्य से जाता है अनुदान, लेकिन अब मौका मिला है कि अब आपके पास बहुमत नहीं है, हमारी बात सुनना पड़ेगा। और अगर नमता देखिएगा, अगले 5 राज्यों में फिर इलेक्शन है अभी थोड़े दिनों बाद, और अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो उसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा आपको। और रही बात जो आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, नितिन गडकरी का जिक्र किया, कद्दावर हैं, आरएसएस के कितने करीबी हैं सब आप सबको पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के लिए काम लंबे वक्त तक किए। लेकिन जब आप याद करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी की लड़ाई इसी तरीके से हुई थी, उसका खामियाजा आपको 2004 में भुगतना पड़ा था जब और आरएसएस। दिक्कत ये है कि कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि ये वो वाली बीजेपी नहीं है। बिल्कुल, और ये अटल और आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है, और ना हो पाएगी। ये अमित शाह और मोदी की बीजेपी है। और पहले नमता क्या होता था कि हर बार ये होता था 3-4 साल 5 साल में कि बीजेपी कहती थी आरएसएस से कि आप हमें 4-5 नेता अच्छे दे दीजिए जो आपको दिख रहे हों, जो नेता बन सकें अच्छे। तो वो आरएसएस से आते थे और फिर नेतृत्व करते थे यहाँ पर। उसमें चाहे आप नितिन गडकरी का नाम ले लीजिए, कितने कद्दावर नेता आपके लिए। और अगर सबसे ज़्यादा फक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होता होगा तो अपने सबसे बेहतरीन कैबिनेट मंत्री पर होता होगा, नितिन गडकरी, क्योंकि वोट तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के नाम पे मिल रहा है ना। उन्हीं की सड़कों पर आप जब चाप चलते हैं, अरे क्या सड़क बना दे। तो जब आरएसएस 5 नेता देता था हर 2 साल पे, तब आप मजबूत होते हैं। आज अब आप सीधे, आपका अध्यक्ष कह रहा है कि आरएसएस से बड़े हो गए हैं। किस हिसाब से आप बड़े हो गए आप? और हाँ, अध्यक्ष से मुझे याद आया, कौन होगा अध्यक्ष? सुनने में आ रहा है कि आरएसएस से ही होगा, जैसे कि हर बार होता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इस बार वो वाली बात नहीं चलेगी कि जो हमने कह दिया प्लीज आप भी मान लीजिए, आपसी समझदारी नहीं। योगी आदित्यनाथ का आपकी उस पर मतलब अच्छे खासे से पकड़ होगी। योगी आदित्यनाथ की सुनेगा वो बहुत, जो भी होगा योगी आदित्यनाथ की आपकी उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पता हो गया है कि योगी आदित्यनाथ इस पार्टी के सबसे बड़े नेता आगे चल के बनने वाले हैं। और राजनाथ सिंह हो सकते थे 2014 में, अगर बहुमत ना मिलता तो। आज यही रोल जो योगी आदित्यनाथ का है, 2014 या 19 में राजनाथ सिंह का होता, अगर 240-45 पर ये रुक गए होते, तब बहुमत मिल गया इनको, तब तो खुशी खुशी सब कुछ हो गया। सब खेल है उस आंकड़े का। 272 आपको नहीं मिला है, तो अब आपको सबकी सुनना है। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक मीटिंग है, और बीजेपी आलाकमान के सभी बड़े नेताओं को तलब किया है आरएसएस ने। केरल के पलक्कड़ में होनी इनकी बैठक, और समन्वय बैठक हर साल होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात अब की ये वाली बैठक इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब की जाना है, जो खबर है। अच्छा, अमूमन तो अध्यक्ष ही जाते हैं। पीएम मोदी नहीं जाते हैं, कोई भी बड़ा नेता आज तक नहीं गया। कल जो खबरें शुरुआत में आई कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को जाना होगा। भले कार्यकाल उनका जुलाई में खत्म हो रहा है जेपी नड्डा। अच्छा, जेपी नड्डा को जाना होगा। हाँ, लेकिन जेपी नड्डा अध्यक्ष अभी बने रहेंगे, क्योंकि उसी 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में तय होगा कि अगला अध्यक्ष कौन होने वाला है। और अगस्त में जाके 31 अगस्त से 2 सितंबर तक ये अभी जेपी नड्डा आपके अध्यक्ष बने रहेंगे। 30 जून तक ही तो है इनका ठीक है, कार्यकाल। 30 जून तक कार्यकाल है। जैसे अमित शाह के 2019 में हुआ कि जब चुनाव हुए अमित शाह, उसके बाद नवंबर तक अध्यक्ष बने रहे कार्यवाहक के तौर पर। तो जेपी नड्डा कार्यवाहक के तौर पर जहां तक लग रहा है कि बने रहेंगे। और उसी 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में पलक्कड़ में तय होगा कि अगला अध्यक्ष आपका कौन होगा। और ये तय करेगा आरएसएस। ये आरएसएस तय करेगा, क्योंकि आरएसएस के करीबी, आरएसएस से ही जुड़े हुए लोग अध्यक्ष रहे हैं। और फिर अब की सुनना पड़ेगा। अब की ये नहीं है कि आप ना कर दोगे कि हम नहीं सुनेंगे, हम इनको अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। अब की आपको सुनना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है अभी तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह एहसास हो गया होगा कि हमको साथ लेकर इन्हीं के साथ चलना है। हम इनसे बड़े नहीं, हम इनसे बड़े नहीं। और अगर आप बड़े हैं तो फिर आप 303 सीट से ज्यादा लाकर दिखा देते। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर ये मैजिकल फिगर आ जाती तो शायद इतने पापड़ बेलने ना पड़ते जो चर्चा भी ना कर रहे होते। बिल्कुल, हालात कुछ और होते, जज्बात कुछ और होते। खैर, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपके ऊपर छोड़कर जा रहे हैं, क्या फैसला है, क्या आप इस चर्चा को लेकर सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि चीजें ठीक नहीं है
लेकिन ठीक हो जाएंगी। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।